नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीएसआई भर्ती की तो बात करेंगे ही। जो लोग हार मार चुके हैं कि यूपीएसआई भर्ती में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती का देखो क्या हाल हुआ है। और जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती इसी साल की है, कोई पुरानी भर्ती नहीं है। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती में मिले गड़बड़ी के सबूत। जम्मू जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले की जांच कर रही समिति के हाथ गड़बड़ी के कुछ सबूत लगे। इस आधार पर पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। जांच समिति ने पहले 100 स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों में से 50 से 60 को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी सही जवाब नहीं दे पाए। पूरी धांधली में अर्धसैनिक बलों से जुड़े एक रिटायर्ड अफसर, एक नेता की सुरक्षा में लगे कर्मी का नाम सामने आया, जो इन दिनों भूमिगत है। भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। अब देखिए जम्मू कश्मीर जो एसआई की भर्ती है उसमें क्या हुआ और आपका यूपीएसआई की भर्ती में क्या हो सकता है। देखिए वहां पर एक जांच समिति बनाई गई। वहां पर क्या है कि एक आपकी जांच की जो समिति बनाई गई, उसने जांच पाई 50 से 60 बच्चों का इंटरव्यू लिया और पता चला इनसे कुछ नहीं आता। अब इसमें हम जो यूपीएसआई में हुआ है, आपने देखा होगा भर्ती बोर्ड ने बहुत सारे बच्चों का जो है आपका इंटरव्यू लिया है। ठीक है जी। और मैं गलत ना हूं तो 100 से ज्यादा आपकी जो है एफआईआर हुई है इसमें, इन बच्चों पर। और आपने देखा होगा जिन सीआरएल कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉगिन टाइम जो भी है इनका, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया गया वहां पर इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में पाया गया कि इन बच्चों ने आपके जो है धांधली की है, स्कैम किया है यूपीएसआई भर्ती में। और मैं गलत ना हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 100 प्लस एफआईआर हो सकती है। मुझे पूरा उसका डाटा नहीं मेरे याद है कितनी है, पर हाँ 100 से ज्यादा एफआईआर है। ठीक है जी। तो एसआई जो आपकी जम्मू कश्मीर एसआई की भर्ती है, उसमें भी सेम एज इट इज ऐसे ही हुआ। अब यूपीएसआई का भविष्य देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जांच समिति की। जांच समिति इतना तो तय है कि सरकार नहीं बिठाने वाली। सरकार क्या है, नहीं बिठाने वाली, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है कि हमने भर्ती बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही करी है। सरकार का जो आपने रवैया भी देखा होगा, सरकार के मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हर किसी का यही जवाब है कि किसी भी भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हुई। और ये जो बच्चे पकड़े गए, जो सीआरएल वाले बच्चे थे या ये बच्चे थे, इनके नाम, जो एसटीएफ ने भी बहुत सारे बच्चे पकड़े, तो ये धांधली नहीं है तो और क्या है। अगर एक बच्चे ने भी स्कैम किया है, स्कैम तो हुआ है ना। और इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर जो भर्ती में 50-60 पकड़े गए हैं, वो तो उससे ज्यादा है। ठीक है जी। जो जांच समिति बनेगी ना, जांच समिति बनाएगी, वो बनाएगी कोर्ट। ठीक है ना। अब आप कहोगे साहब ऐसे ऐसे, अब यार एक बात बताओ, अभी आपकी एक हियरिंग हुई है, सिर्फ एक हियरिंग। ठीक है, एक हियरिंग हुई है आपकी प्रयागराज केस की। ठीक है जी। और आपकी एक हियरिंग हुई है आपकी लखनऊ केस की। अब आपको क्या लग रहा है कि तुरंत के तुरंत पहली हियरिंग में ही आपको जो है भर्ती पर पूरा का पूरा स्टे लग जाए कि सारी प्रक्रिया रोक के बैठ जाओ? नहीं ना भाई। अगर आप किसी पर आरोप लगाओगे, मान के चलो आप ए हो और ये बी है, ठीक है जी, और सी है फैसला करने वाला, आप इस पर आरोप लगाओ बी पर कि भाई इसने मुझे ऐसे 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 कहा, तो जो फैसला करने वाला सी है वो बी से भी तो जवाब मांगेगा कि भाई जो ए ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आप इसका बताइए कि आपने ये किया है या नहीं किया है। तो ऐसे ही जो भर्ती बोर्ड के खिलाफ जो प्रयागराज में और लखनऊ बेंच पर जो वकील के द्वारा दलील दी गई, तो फिर भर्ती बोर्ड को समय दिया गया। आपने देखा होगा, एक तो आपकी 18 जुलाई की डेट है, ठीक है जी, और एक आपकी 10 अगस्त की डेट है। 18 जुलाई आपको पता है लखनऊ की हियरिंग है, ठीक है जी, लखनऊ की। और आपको 10 अगस्त आपको पता है प्रयागराज की। तो भाई एक समय दिया जाता है इनको जो है भर्ती बोर्ड को रिप्लाई देने के लिए। ठीक है जी। अब बहुत से लोग इसमें भी सवाल उठाएंगे कि भर्ती बोर्ड रिप्लाई नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो देखिए तीन हियरिंग के अंदर अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया इसमें, पहली बात तो 18 जुलाई को ही जवाब दे देगा भर्ती बोर्ड, नहीं दिया तो फिर फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा। अब जैसे लखनऊ की है, इसकी जो सोच रहे हैं हम, अब फिलहाल 18 जुलाई को एक हियरिंग हो जाए, एक 30 जुलाई को हियरिंग हो जाए, जल्दी जल्दी इसकी हियरिंग लगा देंगे, और एक 10 अगस्त तक आपकी जो है इसकी तीसरी हियरिंग हो जाए। इसकी 3 हियरिंग 10 अगस्त तक आपकी जो है करवा ली जाएगी। और 10 अगस्त को प्रयागराज बेंच पे भी है, इसकी भी 3 हियरिंग 30 अगस्त तक आपकी जो है करा ली जाएगी। 3 हियरिंग ऐसी, जहां भी 3 हियरिंग किसी की भी हुई, लखनऊ बेंच की हुई या प्रयागराज बेंच की हुई, और भर्ती बोर्ड ने रिप्लाई नहीं दिया, तो जो फैसला है वो हमारे पक्ष में चला जाएगा। ठीक है जी। और जहां तक है भर्ती बोर्ड अपना रिप्लाई देगा, और भर्ती बोर्ड सिर्फ वही रिप्लाई देगा कि हाँ जो बच्चे संदिग्ध थे हमने उनको एफआईआर करके कोर्ट में जो है जेल में डाल दिया। फिर आपने देखा एक अभी बच्चा था, अखबारों में भी आपने देखा होगा कि उसके नाम एफआईआर थी, उसके बाद भी उसका फाइनल लिस्ट में नाम है। और भाई फाइनल लिस्ट का मतलब ये है कि उसका फिजिकल भी कराया गया है, सारे काम उसके हुए हैं, डीवीपीएसटी में वो पकड़ा गया।
ठीक है, डीवीपीएसटी में पकड़ा गया पर पीईटी उसका फिर भी कराया गया। तो ये भी संदिग्ध है मामला। और मामले बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारी कुछ चीजें हैं। तो जो जांच समिति का मतलब क्या है कि जांच समिति सिर्फ यही है कि एसआईटी या सीबीआई। अगर भाई जांच समिति सरकारी बिठा देती तो बात अलग थी, पर अगर हम कोर्ट गए हैं, इतना पैसा हमने बर्बाद किया है, तो एसआईटी और सीबीआई से नीचे तो हम बिल्कुल भी मानने वाले हैं नहीं। और एसआईटी भी जो है वो कोर्ट गठित करे, वो कोर्ट के द्वारा गठित है, सरकार ना कि सरकार के द्वारा, ठीक है ना। हमें सरकार के द्वारा एसआईटी गठित करानी नहीं है, हमें कोर्ट से एसआईटी गठित करानी है। तो अभी जो बच्चे परेशान हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, भाई एक हियरिंग हुई है सिर्फ 2 केसेस की। अब आपको क्या लग रहा है कि एक हियरिंग में सारी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी? नहीं ना, समय लगेगा ना। तो अब जो है ना, अब आपने देखा होगा जून जून कोर्ट बंद थे, जून जून क्या थे आपके कोर्ट बंद थे, फिर भी 1 जून में आपकी हियरिंग हुई लखनऊ बेंच पे, और अब 18 जुलाई को भी है। फिर 18 जुलाई के बाद कोशिश करेंगे 30 जुलाई तक फिर एक हियरिंग ले लेंगे मेंशन करा के, तो 10 अगस्त तक फिर एक और हियरिंग ले लेंगे मेंशन करा के, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर एक बार जो है प्रयास करें थोड़ा बहुत, तो वकील अगर मेंशन करा दे डेट तो आपकी हियरिंग हो जाती है। और ये जो आपका प्रयागराज वाला केस है, इसका सिनेरियो दूसरा है। प्रयागराज वाला केस आपका कोरोना काल का डला हुआ है, नवंबर का। तो जो फ्रेश केसेज है उनकी तो सुनवाई हो रही थी, पर उसकी नहीं हुई थी, पर इसकी भी हुई। 10 अगस्त की आपको टाइम दिया, 10 अगस्त के बाद भी इसकी भी, प्रयागराज वाले की भी जल्दी जल्दी आपकी हियरिंग हो जाएगी। मतलब साफ ये है कि 18 जुलाई से आपका जो है 10 से 15 अगस्त तक आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और तब जाकर आप विश्वास करोगे, क्योंकि जब बात करी थी हमने कट ऑफ की, तब भी लोगों ने विश्वास नहीं करा, तब भी 95 क्वेश्चन वाले आपके रनिंग कर रहे थे। उस टाइम पे मैं कहता था कि भाई कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, किसी ने मानी नहीं, खैर छोड़िए, रात गई बात गई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखिए, बात करें री एग्जाम की या फिर भर्ती कैंसिल की, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये न्यायालय के अधीन है सारी प्रक्रिया। न्यायालय से मैं जांच करेगा, न्यायालय सारे काम कराएगा। पर हाँ, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना, कि इसमें क्या भर्ती में कुछ अब हो सकता है, तो मैं आज भी इसी बात पर अड़ी हूँ कि 99% जो है आपका भर्ती इसमें जरूर जो है, इसमें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जहां तक है री एग्जाम भी होगा। ये मेरा अपना पर्सनल है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट करेगा ये करेगा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे अब तक अपने अनुभव के हिसाब से लग रहा है। और कुछ लोगों को इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उन्हें, जैसे एक दिन का शक्ति कपूर वो सीएम बना था ना, एक दिन में सारे काम हो जाए, वो ऐसे नहीं होता भाई। आप खुद दिमाग लगाओ यार, जब हाई कोर्ट में अभी तक सिर्फ एक एक हियरिंग हुई है, एक एक हियरिंग हुई है, पूरा जून जून आपके कोर्ट बन रहे हैं, अब आपके कोर्ट चले हैं, तो लगभग लगभग 18 जुलाई का तो समय देखो, 18 जुलाई से 15 अगस्त तक का समय देख लो, इसके बीच में आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। जब इतना टाइम रुक गए तो इतना भी रुक जाओ, ठीक है। और वैसे भी जो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है, जो मेडिकल चल रहा है वो भी कोर्ट के अधीन चलेगा, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीजें हैं। अभी देखिए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में भी नई रिट डाल रहे हैं। भाई मेरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मैं अपना वो देखो पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, ये है कि जो भी कर रहा है कोई तरीके से करो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कभी, आपने देखा होगा, कभी जो कर रहा है करने दो, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी, लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई जा रहा है तो अच्छी बात है, जाने दो, ठीक है। तो मैं तो इतना नहीं कहूंगा, जो कोई हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपने विवेक के इस्तेमाल करके जाना। तो भाई फ्रॉड मत करना किसी के पास में। अगर आपने फ्रॉड करा ना, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा योगी जी की, एक योगी जी की वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा है कि चंदा चोर, चंदा चोर, और आपका जो है पैसे ले लेकर केस डाल देते हैं, इस टाइप की बात थी। तो अब अगर आप इस टाइम देखो, इस टाइम लाइमलाइट में मामला है। हाँ, अगर देखिए आप चंदा ले रहे हैं, वो उसका पूरा का पूरा जो फंड है, आप बिल्कुल एक एक रुपा आप उस काम में लगा रहे हो जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है, तब आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर मान के चलो आपने कोर्ट के नाम का ही पैसा लिया है कि भाई हम कोर्ट केस में इतना पैसा लगाए, कोर्ट केस का है, वकील की हमारी इतनी फीस है, आने जाने का इतना किराया है, उसका मिला के टोटल आप उतना ही पैसा ले रहे हो। तो बात, अगर कल आपके पास किसी ने आपके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए, और कल आपको पता चला कि भाई हाँ, इस बंदे ने जेन्युइन पैसा खर्च किया, तब तो आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, वरना आप पर एक्शन हो जाएगा अच्छा खासा। आप समझिएगा इस चीज को। आपने एसएससी का जब मुद्दा उठा था, एसएससी का, एसएससी में भी देखा था, बहुत सारे टीचरों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी। जो पैसा, जो बहुत से चैनलों ने पैसा इकट्ठा करा था, बाद में जब उसकी जांच हुई तो पता चला इन टीचरों ने पैसा खाया है। तो मैं उन लोगों को भी इस टाइम विशेष जो है अपनी मतलब एक तरह से सलाह दे रहा हूँ कि थोड़े बहुत की लालच में, 50-60 हजार रुपए की लालच में, क्योंकि इससे आपका जीवन नहीं चलेगा, ठीक है। 50 हजार रुपए में आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा लोगे।
तो 50-60 हजार के चक्कर में अपना नुकसान करा के मत बैठ लेना, क्योंकि आपके आपके ऊपर सबकी नजर है। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी आप बच्चों से फंड कलेक्ट कर रहे हो, उस फंड का सही से इस्तेमाल करना। जितनी वकील की फीस है उतना, और जितना, क्योंकि देखो, आप अगर केस देख रहे हो, आपको आने जाने का भी खर्चा केस वालों को ही देना पड़ता है। क्योंकि मान के चलो, अगर मैं कल केस कर दूं और मैं डेली लखनऊ जाऊं हियरिंग पर, तो मेरे 1 से 2 हजार रुपए लगेंगे, वो मैं अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं। तो आप उस पैसे को भी इसमें दिखाएं, पर हाँ, स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दिखाएं, सारा खर्चा दिखाएं कि भाई मैं यहाँ पर होटल में रुका हूँ, यहाँ मैंने एक टाइम की चाय पी है, यहाँ मैंने खाना खाया है। A to Z पूरा अपने पास में रिकॉर्ड रखना, क्योंकि कल आपके खिलाफ किसी ने जांच की अर्जी दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो, आपके वकील ने लिए 3.5 लाख रुपए, आपने वकील के नाम से 4 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, या 4.5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, बच्चों से। आपने मान के चलो मोटा मोटा 1 लाख रुपया कमा लिया, 1 लाख या 2 लाख कमा लिए। मैं आपको, इससे ज्यादा कोई नहीं कमा पाएगा, मैं इतना कर रहा हूं, इतना कमा लिया। क्या आप इससे आपका पूरा जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। 1-2 लाख तो यार 2-1 महीने में ही खत्म हो जाएंगे आपके, सही बताऊं तो। क्योंकि हराम का पैसा अगर आप इकट्ठा करोगे तो प्रॉब्लम होगी, और वो पैसा आपके पास में टिकने का भी नहीं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि आपका कुछ भी, आप अगर देखो, आपके मन में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, जो भी लोग जा रहे हैं। पर हाँ, छोटी सी एक भाई के तौर पर एक छोटी सी वो है, गुजारिश है कि इस पैसे का गलत प्रयोग मत करना, क्योंकि कल फिर प्रॉब्लम अगर आपके हो गई तो आपका परिवार और आप परेशानी रहोगे। इतनी सी मैं बात बता रहा हूँ। आगे कोई कहाँ जा रहा है, जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, सबका अपना पर्सनल वो है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई सबके मौलिक अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि भाई क्या नाम, इस मुद्दे पर मुझे कोर्ट जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए, मुझे जो है न्याय मांगना चाहिए, तो भाई आप जा सकते हो, आपका ये अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इन द एंड बस मैं ये कहूंगा, सारी चीजें टाइम से होंगी, दिक्कत मत लो, परेशान मत हो, इतनी जल्दी आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आपकी न्याय मिलेगा। इन द एंड देखिए, टेक्स्ट बुक का अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप आगामी यूपी आपकी पैट की तैयारी कर रहे हो, आपने देखा होगा पैट वगैरह, पैट की भी तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले लो। और जो ये है आपका, ये मॉक पेपर के लिए है, मॉक पेपर। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था पिछली बार, डिक्टो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पास से फंसे थे। ये 24 घंटे का आपका ऑफर है, 499 का पहले पास था, अब ये 374 का कर दिया गया है। अगर आप SP10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 125 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और आप ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए एक बार आपको सिर्फ ईयरली पास लेना है, और जितने भी आपके दुनिया भर के एग्जाम है सबके मॉक पेपर फ्री हो जाएंगे ऑनलाइन। और आपने देखा होगा पिछली बार पैट का एग्जाम हुआ था, पैट का, यूपीएसआई का, और आपका जो है कांस्टेबल का, आपने सारे के सारे एग्जाम देखे हैं, सब में से बहुत अच्छा फंसा है। जब यूपीएसआई का एग्जाम आया था तब भी लोग कह रहे थे कि टेक्स्ट बुक बहुत हल्का पेपर बना रहा है, इतना हल्का नहीं आएगा, पर आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल हल्का था, पर जो उसकी कैलकुलेशन थी वो हार्ड थी, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में मिले थे। तो अगर आपको ये लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आप SP10 कूपन कोड लगाओगे तो 125 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 घंटे के लिए लिमिटेड ऑफर है, बहुत भारी डिस्काउंट मिला है, 499 की वजह 374 रुपए का मिल रहा है, जाकर ले लो। 1 साल तक आपको किसी का भी मॉक पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज यहीं मिलेगी आपको, और ऑनलाइन मिलेगी आपको। पूरी जो है मॉक पेपर है, उसके बाद में आपको इसका पूरा इन डेप्थ आपको एनालिसिस मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।